dear students, very good morning all of you। आज हम हमारे एमए फाइनल के 7वें पेपर एडवांस इंडियन इकोनॉमी के जिस नेक्स्ट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है अचीवमेंट्स ऑफ प्लानिंग पीरियड। यानी भारत में जब से योजना काल शुरू हुआ है 1951 से, उसके बाद से लेकर वर्तमान समय तक पिछले 70 वर्षों में योजना काल की क्या उपलब्धियां रही हैं उनका हम एक संक्षिप्त लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था कि योजना काल के जो शीर्ष उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, उनकी बातें हमने करी थी। आज उन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जो उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं उनकी हम बात करेंगे। तो पहली उपलब्धि के बारे में हम बात करते हैं, वह है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। आप जानते हैं कि योजना काल की शुरुआत से ही देश के जो नीति निर्माता रहे हैं उनका उद्देश्य रहा है कि देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो। और राष्ट्रीय आय विकास का एक संकेतक है, इसलिए पिछले 50 वर्षों के दौरान अर्थव्यवस्था में विशेष प्रगति देखने को मिली है। और 50 वर्षों में ही नहीं बल्कि पिछले 70 वर्षों में ये प्रगति देखने को मिली है। सन 50-51 से लेकर के वर्ष 2020 तक जब हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय में काफ़ी वृद्धि हुई है। और इस वृद्धि को हम क्यूमुलेटिव रूप से, सामूहिक रूप से देखें तो इसमें लगभग 6% की वार्षिक वृद्धि हुई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय का जो वार्षिक वृद्धि दर थी वो 3.5% के आसपास थी, जो धीरे धीरे बढ़ कर के वर्ष 2000 और 2001 तक 7 से 8% के आसपास पहुंच गई। हालांकि इसके बाद के वर्षों में भी राष्ट्रीय आय में वृद्धि काफ़ी देखी गई, लेकिन कई तरह के आर्थिक उच्चावचनों के चलते उस आर्थिक वृद्धि दर को मेंटेन नहीं रखा जा सका। इसमें उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन पिछले 70 वर्षों के दौरान योजना काल के दौरान राष्ट्रीय आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है तो प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई है। पिछले 70 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय आय के साथ साथ चूँकि जनसंख्या में भी बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है और उस वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि अवश्य हुई, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में अपेक्षित वृद्धि इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि जनसंख्या की वृद्धि दर कहीं अधिक रही और इसके चलते अभी भी विकसित राष्ट्रों के मुकाबले हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत कम है। प्रथम और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में लगभग 1.7 और 0.9% के आसपास वृद्धि हुई और बाद के वर्षों में यह वृद्धि दर अधिक देखी गई, लेकिन जनसंख्या की बढ़ती हुई वृद्धि दर के कारण यह बहुत एक उल्लेखनीय वृद्धि दर नहीं कही जा सकती है। तीसरी जो विशेष उपलब्धि रही है वो पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि, इंक्रीज इन रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। पिछले 70 वर्षों के दौरान पूंजी निर्माण की वृद्धि दर भी बहुत महत्वपूर्ण रही है, जहां कुल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल पूंजी निर्माण की बात करें तो 1950-51 में 10.2% घरेलू पूंजी निर्माण की दर दर्ज की गई। वही बढ़कर के 1997-98 में 26.2% हो गई और उसके बाद के वर्षों में 2018 से 2020 के दौरान यह पूंजी निर्माण की वृद्धि दर है वो 30% से अधिक दर्ज की गई। और
पूंजी निर्माण की वृद्धि दर से देश में कृषि के साथ साथ औद्योगिक एवं सेवाओं के विस्तार में भी वृद्धि हुई और उसका परिणाम रहा कि देश की राष्ट्रीय आय बढ़ी, देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, व्यापार बढ़ा और औद्योगिक विकास के साथ साथ रोजगार भी बढ़े। इसी तरह से चौथी जो प्रवृत्ति या जो कहीं उपलब्धि देखी गई वह है कृषि के विकास में वृद्धि। पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि विकास को लगातार प्राथमिकता दी जाती रही है। वर्तमान में भी कृषि विकास को बहुत तरजीह दी जा रही है, लेकिन पिछले 70 वर्षों के दौरान जब हम 1950-51 की बात करते हैं तो उस वक्त हम विदेशों पर निर्भर थे खाद्यान्न की आवश्यकताओं पूरी करने के लिए। लेकिन भारत ने हरित क्रांति जैसे एक नवोन्मेषी प्रोग्राम को देखा, उसको शुरू किया और उसके चलते देश अनाजों के मामले में आत्मनिर्भर हुआ और आत्मनिर्भर ही नहीं हुआ बल्कि निर्यात करने की स्थिति में भी रहा। और आज लगभग 2930 लाख करोड़ टन के आसपास अनाज का उत्पादन हो रहा है। ये पिछले 70 वर्षों के दौरान कृषि विकास की एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। साथ ही खाद्यान्नों में दूसरे अनाजों की बात करें, तिलहन और दलहन के मामले में भी वृद्धि हुई है, लेकिन दलहनों के मामले में, दालों के मामले में हम आज भी अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि अभी इस पर और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही सिंचाई सुविधाओं का भी बहुत तेज़ी से विस्तार हुआ इस 70 साल के दौरान। इस तरह से कह सकते हैं कि पिछले 70 वर्षों में कृषि विकास में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, लेकिन अभी भी बहुत अधिक किए जाने की आवश्यकता है। इसके बाद अगला जो उपलब्धि है वो है औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास की जहाँ तक बात है तो 50-51 में हमारे यहाँ जब देश का बंटवारा हुआ 1947 में, तो हमारे अधिकांश उद्योग जो उपजाऊ क्षेत्र के उद्योग थे वो सारे पाकिस्तान में चले गए। इसके कारण हमारे यहाँ एक तरह से औद्योगिक विकास की नई चुनौतियाँ उपस्थित हुई। लेकिन भारत सरकार ने पिछली सभी पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास को तरजीह देते हुए बजट में व्यापक प्रावधान किए और उसके साथ साथ जो छोटे और घरेलू मध्यम स्तर के उद्योगों को प्राथमिकता दी गई और साथ साथ बड़े उद्योगों की स्थापना भी दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई। उससे भारत को बड़े पैमाने पर मशीनरी, इंजीनियरिंग से संबंधित, इस्पात से संबंधित उद्योगों में आत्मनिर्भरता मिली, उर्वरक उद्योग में आत्मनिर्भरता मिली और उसके चलते देश में घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करना संभव हुआ और हम विश्व के औद्योगिक विकसित देशों की अग्रणी पंक्ति में खड़े होने में कामयाब हुए। हालांकि अभी भी औद्योगिक विस्तार की पर्याप्त संभावनाएं बनी हुई हैं, जिसको लेकर के सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके बाद अगली एक उपलब्धि है रोजगार की, रोजगार का सृजन। भारत जनसंख्या का बहुल देश है, यानी हमारे यहाँ बहुत अधिक जनसंख्या है और अधिक जनभार के चलते यहाँ रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के समक्ष चुनौती खड़ी करता रहा है। सरकारों के समक्ष भी बड़ी चुनौतियाँ रही हैं। इस तरह से रोजगार को लेकर के सरकार ने व्यापक योजनाएं बनाई, व्यापक प्रोग्राम शुरू किए, लेकिन भारत अभी भी बेरोजगारों की संख्या की दृष्टि से विश्व के सबसे अग्रणी देशों में आता है, क्योंकि जनसंख्या की अधिकता के चलते सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा पाना संभव नहीं हो पाया। इसलिए सरकार ने प्रयास किए, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो चाहे सार्वजनिक क्षेत्र में हो, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन किया गया, लेकिन सरकार की नीतियों के चलते रोजगार
पर्याप्त मात्रा में सृजित नहीं हो सके और बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ बेरोजगारी भी देश में बढ़ती रही और इस तरह से भारत में 2000 के बाद के वर्ष में रोजगार के अवसरों का बहुत बड़ी मात्रा में सृजन हुआ, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में बेरोजगारी को देखते हुए रोजगार के समुचित अवसर सृजित किए जाने की आवश्यकता बनी हुई है। जहाँ तक आंकड़ों की बात है तो बेरोजगारों की बात करें तो पहली 2 पंचवर्षीय योजनाओं में 16 मिलियन लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए, लेकिन बाद के वर्षों में इन रोजगार के अवसरों में और भी अधिक वृद्धि हुई और सन 2005 तक आते आते ये 96 मिलियन के आसपास रोजगार के अवसर सृजित किए गए। लेकिन अभी भी रोजगार को लेकर भारत के समक्ष एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि अभी भी सभी शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा पाना संभव नहीं हो पा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं पर्याप्त संरचना का विकास। देश में औद्योगिक विकास के साथ साथ कृषि विकास के साथ साथ आधारिक संरचना का भी विकास हुआ। आधारिक संरचना से तात्पर्य उन सभी सुविधाओं से है जिसमें टेलीफोनिक यानी दूरसंचार संबंधी सेवाएं, रोड संबंधी सेवाएं, रेलवे नेटवर्क संबंधी सेवाएं, हॉस्पिटल, शिक्षा आदि जो आधारभूत सुविधाएं किसी भी व्यक्ति के गुणात्मक जीवन के लिए आवश्यक हैं, उनका तेजी से विस्तार हुआ और 70 वर्षों के दौरान भारत में बनिस्पत अन्य देशों की तुलना में यहाँ आधारिक संरचना का विकास पर्याप्त मात्रा में हुआ, लेकिन गुंजाइश अभी भी बनी हुई है, क्योंकि बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का आज भी अभाव है और उस अभाव के चलते आज भी बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर लोगों का पलायन हो रहा है। साथ ही जो रोड नेटवर्क की बात है, रेलवे नेटवर्क की बात है, उसमें बड़े पैमाने पर पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में काम हुआ है, जिसके चलते आज देश के लगभग सभी क्षेत्र हैं वो रेलवे नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। लेकिन बार बार स्थिति वही आती है कि जनसंख्या की अधिकता के चलते अभी भी भारत सरकार द्वारा जो तमाम प्रयास किए गए वो छोटे प्रतीत होते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि जनसंख्या पर वृद्धि लगाई जाए ताकि ये सब आसानी से आधारिक संरचना का विकास हो सके। इसके बाद में एक अन्य उपलब्धि है वो सामाजिक सेवाओं की को लेकर के है। सामाजिक सेवाओं की जहाँ तक बात है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन संबंधी सेवाएं आती हैं, इनमें भी बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है। जहाँ 1950-51 में जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 वर्ष थी, वही 1993-94 में 60 वर्ष से अधिक हो गई और वर्ष 2017-18 तक आते आते ये 70 वर्ष के आसपास तक पहुंच चुकी है। इसके बाद में मृत्यु दर की जहाँ तक बात है तो मृत्यु दर में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्तमान में मृत्यु दर यद्यपि अधिक बनी हुई है विकसित देशों के मुकाबले, लेकिन पिछले वर्षों के दौरान या पिछले योजना काल के दौरान सरकार द्वारा किए गए तमाम प्रयासों के चलते मृत्यु दर में भी उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। इसके साथ साथ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स की संख्या में भी इजाफा हुआ है, स्कूलों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। गुणात्मक शिक्षा को लेकर के भी सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं और साथ साथ जो ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य सुविधाओं में भी तेज़ी से विस्तार हुआ है और इसी का रिजल्ट है कि देश में लगभग जो अस्पतालों और डिस्पेंसरियों की संख्या है वो बहुत बड़ी संख्या में स्थापित की जा चुकी है और उनकी बदौलत अभी लोगों को पर्याप्त संख्या में चिकित्सा सुविधाएं मिल रही है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि के चलते वो चिकित्सा सुविधाएं अभी भी
अपर्याप्त सी प्रतीत होती है। जहां 1950-51 में प्रति 10,000 की जनसंख्या पर डॉक्टर्स की संख्या 1.7 थी, वही 1997-98 में ये 5.7 तक बढ़ गई और वर्ष 2015-16 आते आते ये संख्या 10 से अधिक हो गई। इस तरह से कहने का तात्पर्य ये है कि देश में शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी और आधारित जो संरचनाएं हैं या सामाजिक विकास के जो संकेतक हैं, उनमें उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। इसी तरह से हम चाहे निर्यातों की बात करें, चाहे हम आयातों को कम करने की बात करें, या इसके साथ साथ आधारिक संरचना में जो संस्थानिक विकास हुए हैं, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, उनकी बात करें, या प्रौद्योगिकी विकास की बात करें, देश में हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। लेकिन अभी भी बहुत किया जाना बाकी है, क्योंकि आज भी बड़े पैमाने पर देश में असमान वितरण है आय का, यानी आय का समान वितरण नहीं है। तो समान वितरण करने के लिए आवश्यक है कि एक इस तरह के प्रोग्राम चलाए जाएं ताकि लोगों को उनके पूरा मेहनताना मिले और पारदर्शिता के साथ उनको साधनों का समुचित वितरण हो, ताकि समाज में न्याय, शांति और समरसता स्थापित हो और देश के आर्थिक विकास में जिसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।